वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी सेकेंड यूनिट विच इज़ योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दैट यूनिट इज़ योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये आपके पास सेकेंड यूनिट है। बहुत फंडामेंटल यूनिट है। इसके बारे में भी हम कहें तो विदाउट इट वी कांट इमेजिन फिजिक्स। मैं स्टार्ट करूंगा एक एग्जांपल से। आपके पास आई हैव 10 kg, 10 मीटर, 10 सेकेंड। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये क्या चीज़ है? यस, आपने कहा कि ये 10 kg, तो डेफिनेटली ये मास होना चाहिए। बिल्कुल सही। आपने कहा 10 मीटर, डेफिनेटली ये लेंथ होनी चाहिए, लेंथ। बिल्कुल सही कहा। 10 सेकेंड, डेफिनेटली ये क्या होगा? टाइम होगा। तो ये क्वांटिटीज आप तभी आइडेंटिफाई कर पाए क्योंकि इनके साथ इनकी यूनिट लगी थी। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये तो सभी की सेम थी, लेकिन इस यूनिट ने आपको आइडेंटिफाई करवाया कि कौन सी ये क्वांटिटी है। और ये जो मास है ये फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स एंड देयर मेजरमेंट्स। सो मैंने जैसे अभी नाम लिया फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है? ये फिजिकल क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और उसकी मेज़रमेंट करने के बाद हम उसकी फिजिकल हैपनिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनको किसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर पाएं और उसकी हैपनिंग्स को we can represent or we can express them in terms of some expression. So physical quantity is written as n into u. Q is equals to n into u. Q क्या है आपके पास? That is the physical quantity. और ये जो n मैंने लिखा it is the numerical value. This is your numerical value. Similarly, this u is the unit जो मैंने अभी यहां लिखा था। देखिए, तो यहां पर mass is equals to 10 kg। इसका मतलब समझिए, ये जो mass है ये आपके पास physical quantity है, 10 that is the numerical value, kg is the unit. So this is called as a फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को हम मेज़र करते हैं तो उसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सो दिस फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज नोन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, fundamental physical quantities, and second one is your derived physical quantity, जिस क्वांटिटी को हम डिराइव कर सकते हैं। राइट, तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये फंडामेंटल क्या है और डिराइव्ड क्या है। मैंने अभी आपसे बात की फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? फर्स्ट क्वांटिटी आती है आपके पास फंडामेंटल, और जिनको हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। बेस क्वांटिटीज, तो ऐसी क्वांटिटीज जो बेसिक हैं,
ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट है, जिनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में नहीं लिख सकते। तो सिंपली कहूंगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं दोज आर इंडिपेंडेंट, दोज आर इंडिपेंडेंट, जो अपने आप में इंडिविजुअल है। जस्ट लाइक लेंथ, लेंथ आपके पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास, मास भी फंडामेंटल है, मास को किसी और की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। टाइम, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये भी आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी आपके पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, right, and luminous intensity, luminous intensity, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं, उनको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज मीन्स उनको डिराइव करने के लिए हमने किसी की हेल्प ली है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प ली है। जैसे मैं स्पीड कहूंगा अगर आपको, तो आप कहेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस बेसिकली लेंथ है और टाइम भी, तो ये दोनों ही क्या हो गई आपके पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। लेकिन इन दोनों के डिवाइड करने से, मतलब डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करने से हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है जिसको बोलते हैं हम स्पीड। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज या किसी और क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। एनी क्वांटिटीज which can be expressed as a combination of base units, quantities which can be expressed as a combination of base units या बेस क्वांटिटीज, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। तो अभी हम बात कर रहे थे मेजरमेंट की। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं चाहे डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, इनकी मेजरमेंट की जाती है। जब बिगनिंग में बातें थी आपके पास, जैसे अभी हम स्पीड की बात करें तो हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में भी लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी लिखते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज हैं आपके पास, इनकी मेजरमेंट के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं। बिगिनिंग में ये यूनिट्स हर कंट्री अलग अलग से यूज करती थी, फिर बाद में उसको हम लोगों ने एक ही सिस्टम के रूप में मान लिया, जिसको हम एसआई सिस्टम मानते हैं। तो लेट अस कम टू डिस्कस दीज different type of systems of a measurement. So now we will discuss systems of measurements. Systems of measurement. Right? तो हमने अलग अलग टाइप के सिस्टम है हमारे पास। बिगिनिंग में हम यूज़ करते थे जो
मैं उनके बारे में बात करूं तो वो सिस्टम है आपके पास CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। इस सिस्टम को देखिए, इस सिस्टम से C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम, S का मतलब है सेकंड। इट मीन्स इस सिस्टम में लेंथ को आप मेजर करेंगे in terms of centimeter. In this system, length is expressed as centimeter and mass is measured in grams and time is measured in second. तो ऐसी यूनिट्स का ग्रुप, ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ, मास और टाइम को हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मेजर करें, उसको हम कहते हैं CGS सिस्टम। और इस CGS सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है। दिस इज आल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दूसरा सिस्टम आपके पास आता है, दैट इज योर MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या चीज है? ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर में और मास को मेजर किया जाएगा किलोग्राम में और टाइम को मेजर किया जाएगा सेकंड में। ऐसा कोई भी सिस्टम, मतलब इस तरह का सिस्टम जिसमें हम ऐसे मेजरमेंट करते थे, उसको हम कहते थे MKS सिस्टम। तीसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम, अच्छा इस सिस्टम को भी हम बोलते हैं, जैसे ऊपर गॉसियन सिस्टम था, इसको बोलते हैं गिरोर्जी सिस्टम। That is also known as Giorgi system, Giorgi system। थर्ड आपके पास आता है, that is the FPS system, FPS system। बहुत ही क्लियर है, लेंथ को मेजर किया जाता था फुट में, उसी तरह से मास को मेजर किया जाता था पाउंड में और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। ये हमारे पास मेजरमेंट का तरीका था। अब बात आती है कि इनिशियली ये सिस्टम सभी कंट्रीज अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते थे। रिसर्च का इतना ज़्यादा मतलब शेयरिंग नहीं थी, बहुत कम शेयर होती थी। देन दे डिसाइडेड कि इट वुड बी बेटर अगर हम कोई एक ही सिस्टम यूज करें तो हमें एक दूसरे की रिसर्च को समझने में आसानी होगी। देन दे डिसाइडेड एंड दे हैव एक्सेप्टेड वन सिस्टम विच इज नोन एज SI सिस्टम। और इस सिस्टम में, SI सिस्टम में हमने कुछ CGS कुछ MKS को मिला के हम एक नया सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम का नाम हो गया फोर्थ सिस्टम, अब जो सबने मान लिया, दैट इज SI सिस्टम। ये बेसिकली पुराना फ्रेंच नेम था, वहां से ये मॉडिफाई हुआ। पुराना फ्रेंच नेम के हिसाब से देखें तो इसका नाम था SYSTEME सिस्टम इंटरनेशनली डी। ये फ्रेंच में लिखने का तरीका है, राइट। तो ये सिस्टम कब हमने अडॉप्ट किया? 1971 में। जो हमारी वेट्स एंड मेजरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक जनरल कॉन्फ्रेंस होती है और इन 1971 दे डिसाइडेड कि हम एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगे। ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है, इसको हम डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम।
और ये कोहेरेंट सिस्टम है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब यहां पर अगर फोर्स के लिए यूनिट, आपने फोर्स की यूनिट पढ़ रखी है न्यूटन होती है, अब वो किसी भी टाइप की फोर्स हो उसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन ही रहेगी। मास की यूनिट अगर आपने केजी रखी है तो अब वो मास किसी भी टाइप का हो फिर उसकी यूनिट क्या रहेगी, केजी में ही रहेगी। अगर वेलोसिटी आपके पास आपने रखी है तो वो मीटर पर सेकंड में आएगी या फिर किलोमीटर पर आवर में आएगी, तो उसको भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एक तरह की क्वांटिटीज के लिए इसमें एक जैसी यूनिट है आपके पास, राइट। तो इस सिस्टम में देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स and 2 supplementary units, 2 supplementary। ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। तो अब बात करते हैं उन्हीं 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। तो हमारे पास जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कौन कौन है, जिनका मैंने नाम लिखा था पहले भी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज वही हैं। पहले आपके पास आती है दैट इज योर लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है मीटर, मीटर को हम एम से लिखते हैं तो इसकी फंडामेंटल यूनिट हो गई। दूसरी है आपके पास मास, मास को हम लिखेंगे किलोग्राम में और इसको केजी में लिखेंगे सिंबल। तीसरी आती है आपके पास टाइम, टाइम को हम लिखेंगे सेकंड में और इसकी यूनिट हो गई एस। वैसे ही थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम लिखते हैं केल्विन में। और जब आप यूनिट लिखते हैं तो आपके पास ये केल्विन के लिए हम इसमें के बड़ा होता है, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट इसकी यूनिट होती है एम्पियर और उसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं। सिक्स्थ आपके पास आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको लिखते हैं हम मोल में और यूनिट लिखेंगे MOL। सेवंथ आती है आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट से रिलेटेड चीज है, इसकी यूनिट है कैंडेला और इसको लिखते हैं CD। तो ये तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होगी। 2 सप्लीमेंट्री भी हैं, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सी हैं? एक है आपके पास प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो है रेडियन, रेडियन को हम RAD लिखते हैं। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। दूसरी आती है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो है स्टीरेडियन, STERADIN, तो इसको लिखते हैं SR से। तो ये बन गई हमारे पास फंडामेंटल, दीज आर द फंडामेंटल एंड दीज आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हम बात करेंगे इनकी 1 बाय 1। इसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं बट जो आपको याद होनी चाहिए वो फर्स्ट 4 आप मान सकते हैं या फर्स्ट 3
बाकी धीरे धीरे याद हो जाएंगी जैसे जैसे क्वांटिटीज आती जाती है। तो अब हम यूनिट्स को डिफाइन करेंगे वन बाय वन। पहली आपके पास आती है, दैट इज योर मीटर। मीटर किस चीज को डिफाइन किया गया? देखिए, हमें डिफाइन करने के लिए ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो चेंज ना करे। ऐसा ना हो कि आज यूनिट कुछ है और कल क्वांटिटी चेंज कर जाए और हमारी यूनिट ही चेंज हो गई। ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने लाइट की हेल्प ली और टाइम की। सो द मीटर इज लेंथ ऑफ path traveled by light in vacuum during a time interval of of 1/299,792,458 of 1 सेकेंड। एक सेकेंड के इतनवें पार्ट में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हमने कह दिया 1 मीटर। आप देखेंगे ये जो मैंने नीचे लिखा है ये लाइट की स्पीड है बेसिकली। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा डिस्टेंस हम क्या लिखते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप देखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। टाइम की वैल्यू हमने क्या दे दी? 1 डिवाइडेड बाय 299,792,458। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 1 मीटर। तो इस तरह से इसको हमने मीटर को डिफाइन किया, राइट। उसी तरह से हम सेकेंड हमारे पास यूनिट आती है, दैट इज योर किलोग्राम। इसको भी वैसे ही डिफाइन करना था। तो हमने प्लैटिनम और इरेडियम की अलॉय का एक सिलेंडर तैयार किया और उसको फ्रांस में रख दिया, जहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वेट्स एंड मेजरमेंट की। तो दैट इज 1 kg इज द मास of a cylinder made of platinum, iridium, IRIDIUM, iridium alloy kept at international bureau, I is capital here, International Bureau of Weights and Measures। measures at, ये जगह का नाम बता रहा हूं मैं, सीवर, SVERS, सीवर्स। ये है नियर पेरिस इन फ्रांस में। तो वहां हमने ये सिलेंडर रख रखा है कि अगर कल को कोई ज़रूरत पड़े स्टैंडर्ड को चेक करने की तो हम उसको देखकर चेक कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास थर्ड यूनिट आती है, दैट इज योर सेकेंड।
सेकंड को भी वैसे ही डिफाइन करना था। हमें कोई ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी जो वेरिएबल ना हो, तो हमने क्या किया, एक सीजियम एटम है 133, उसके दो हाइपरफाइन लेवल्स के बीच की ट्रांजिशन को चेक किया, तो उसके बेसिस पर सेकंड को डिफाइन किया। सो यू हैव टू जस्ट रीड दिस एंड मेमोराइज। 1 second is the duration. 1 second is the duration of 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 एटम। ये हमारे पास एक एलिमेंट है सीजियम 133, एटॉमिक नंबर उसका 133। उसके हमने सीजियम को सीजियम 133 एक एलिमेंट है हमारे पास, उसके दो हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन के दौरान जो रेडिएशन निकलती हैं या जो रेडिएशंस हैं वो 1 सेकेंड में इतने पीरियड्स कंप्लीट कर लेती हैं, राइट, इतने पीरियड्स, उसको हमने डिफाइन किया 1 सेकेंड। फिर हमारे पास फोर्थ यूनिट आती है, दैट इज योर एम्पियर। एम्पियर क्या डिफाइन करेंगे, अब मैं इसको सिर्फ आपको लिखाऊंगा नहीं, डिफाइन डायरेक्टली कर दूंगा, आप लिख सकते हो इसको। हमने दो पैरेलल वायर्स ले ली जिनमें करंट फ्लो कर रहा है, इनफाइनाइट वायर्स ले ली, इनमें करंट फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो ये अट्रैक्ट करेंगी, अपोजिट होगा तो रिपेल करेंगी, तो सेम डायरेक्शन में हमने लिख लिया। तो इस वायर पर जो कि 1 है, इस पर फोर्स लगेगी ड्यू टू सेकेंड इस डायरेक्शन में, और इस सेकेंड वाली वायर पर फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अट्रैक्शन बनती है तो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, राइट। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने वेक्टर लगा दिया ऊपर। तो इस फोर्स का अमाउंट और इन वायर्स के बीच का डिस्टेंस हमें पता है, दैट इज 1 मीटर, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइदर रिपल्शन इट इज 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। 1 मीटर लेंथ में इतनी फोर्स लगती है, तो इसका मतलब उस वक्त जो उन वायर्स में करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर होगा। सिंपल सी बात कि जब दो वायर्स के बीच में 1 एम्पियर करंट पास करेगा तो उसको हम 1 एम्पियर तब कहेंगे जब वो दो वायर 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखी हो और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ हो, दैट इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर। उसी तरह से 5th यूनिट हमारे पास आती है, दैट इज योर केल्विन। केल्विन बेसिकली टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसको डिफाइन करने के लिए हम एक पॉइंट डिफाइन करेंगे, वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये एक ऐसा टेम्परेचर है 273.16 केल्विन
जहां पर वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तीनों स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब ये इस मटेरियल के लिए फिक्स है, वैसे सब डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन ये कांस्टेंट है आपके पास, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। तो इस ट्रिपल पॉइंट से ही हमने, क्योंकि ये फिक्स है तो इसलिए केल्विन डिफाइन किया गया। तो हमने कहा कि 1 केल्विन उस टेम्परेचर को कहा जाएगा जो कि इस ट्रिपल टेम्परेचर का 1/273.16 कर दिया जाए। मीन्स 1 केल्विन is the fraction (1 upon 273.16) of thermodynamic so that is your thermodynamic temperature of triple point of water. So that is defined as Kelvin. तो Kelvin हमने डिफाइन कर दिया कि 1 Kelvin is the fraction of 1/273.16 of thermodynamic temperature of triple point of a water. That is called as a 1 Kelvin. ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। 6th आपके पास आता है, that is मोल। मोल को हम MOL ऐसे लिखते हैं, ये सभी जानते हैं आप। तो जो कार्बन 12 है उसके 0.012 किलोग्राम में जितने एटम होंगे उतने ही 1 मोल में होंगे। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। सो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस of a substance which contains as many elementary entities as there are in 0.012 kilogram of कार्बन 12, उसमें जितने होते हैं उतने ही उसमें भी होंगे। तो ये हो गया आपके पास 1 मोल। ये आप केमिस्ट्री में भी डिफाइन कर सकते हैं, उस वे से भी डिफाइन कर सकते हो इसको। एक आता है आपके पास कैंडेला, तो इसका अभी आपके लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं, बट चलिए डेफिनेशन से हम आपको लिखा देते हैं कि 1 कैंडेला क्या है बेसिकली। तो 1 कैंडेला मैं वैसे बता देता हूँ आपको, जब हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज हो, ठीक है जी, वो लाइट रेडिएशन इमिट कर रही है, ठीक है।
3 डायमेंशनल में, तो यहाँ पर एक एरिया बनता है आपके पास जिसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। आगे हम डिफाइन करेंगे इसको। इस सॉलिड एंगल पर वो कुछ इंटेंसिटी फॉल करेगी और वो कुछ पावर जनरेट करेगी। यहाँ पर कितनी पावर होगी? वो 1/683 वॉट पर स्टीरेडियन। ये सॉलिड एंगल की यूनिट है। अगर वो ऐसा करती है तो उस लाइट की इंटेंसिटी को 1 कैंडेला कहते हैं। देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज 1 कैंडेला। इसका मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट इतनी फ्रीक्वेंसी पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएशन इमिट करती है तो वो किसी एक यूनिट सॉलिड एंगल पर 1/683 वॉट पावर अगर वहाँ पर जनरेट करती है तो इसका मतलब उस लाइट की इंटेंसिटी आपके पास 1 कैंडेला है, राइट। अब बचती हैं आपके पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो उनको हम थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल जस्ट डिफाइन करूंगा उनको। तो प्लेन एंगल क्या होता है आपके पास? प्लेन एंगल आपने स्टडी कर रखा है। ये पार्टिकल अगर सर्कल में घूमना शुरू कर दे और ये ए पॉइंट से ए डैश चला जाए तो ये एंगल उसने सबस्टेंड किया और यहाँ से यहाँ ये आर्क बनी, लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस। तो थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल, राइट। तो इसको हम डिफाइन करना चाहें अगर स्मॉल एंगल्स की फॉर्म में तो वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। उसमें आपको पता ही है कुछ चीज़ें आपने पहले कर रखी है, जैसे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियंस के बराबर होता है, ठीक है। ये इसकी यूनिट भी होती है। सो फॉर अ स्मॉल एंगल वी कैन डिफाइन डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन आर। डी एस इज द बेसिकली स्मॉल पोर्शन ऑफ अ आर्क, ठीक है। डी एस इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ अ आर्क, स्मॉल एंगल के लिए करना हो तो। दूसरा आता है आपके पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बेसिकली 3 डायमेंशनल एंगल है। जैसे सपोज करिए ये आपके पास कोई स्फीयर है, इस स्फीयर से आपने सेंटर से इतना पोर्शन एक कोन की फॉर्म में काट दिया, ठीक है जी। अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई, ऐसे, राइट। तो यहां पर एक एरिया है और यहां से यहां का कुछ डिस्टेंस है। अब एक चीज जरूरी है समझना कि जब हम एक कंप्लीट सर्कल करते हैं तो ये एंगल 2 पाई होता है, जबकि 4 डायमेंशनल में ये कंप्लीट एंगल आपके पास हम 4 पाई कहते हैं। दिस इज 4 पाई कंप्लीट एंगल। और इसमें कंप्लीट एंगल कितना होता है? प्लेन में 2 पाई रहता है, राइट। तो ये हमारे पास 3D में है डायग्राम। ये एरिया है बेटा डी, ये स्मॉल एरिया हमने मान लिया। ये जो एंगल बना यहाँ पर इसको कहते हैं सॉलिड एंगल और आर इसका रेडियस है। तो सॉलिड एंगल डिफाइन किया हमने, इट इज एरिया पर यूनिट, है ना। दिस इज द स्मॉल एरिया ऑफ टोटल यूनिट जितनी भी थी। कितने का ये स्मॉल एरिया है? पूरे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का, दैट इज 4 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर इनटू, लेकिन एंगल कितना है हमारे पास? टोटल एंगल दैट इज 4 पाई। तो वो 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू सॉलिड एंगल की कितनी आ गई? सॉलिड एंगल का सिंबल ये है डी और ये है ओमेगा। सो दैट इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। बाकी इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखिएगा, वहां से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये थी बेसिक डेफिनेशंस जो हम डिफाइन करते हैं यूनिट्स को। अब हम थोड़ा और टेक्निकल चीज़ों पर चलेंगे जो हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे। कुछ हमारे पास मल्टीपल और सब मल्टीपल्स आते हैं, तो उनको हम कैसे याद रखते हैं उसकी एक टेक्निक हम देख लेते हैं। मल्टीपल और सब मल्टीपल क्या क्या है आपके पास? इस तरफ मैं मल्टीपल लिख देता हूँ और ये आ गया आपके पास सब मल्टीपल, ये आ गया इस तरफ।
तो मल्टीपल आपके पास कौन कौन है देखिए। नंबर 1 मल्टीपल में दैट इज योर, अगर चलें आप याद रखने के लिए तो डेका, तो डेका को हम डी से भी लिख देते हैं और डी ए से भी लिख देते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻1। दूसरा आता है आपके पास हेक्टो, हेक्टो के लिए हम लिखते हैं H, 10⁻² होती है इसकी वैल्यू। तीसरा आपके पास आता है किलो, किलो के लिए हम K लिखते हैं, स्मॉल k, 10⁻³ होता है। और फोर्थ आपके पास आता है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपके पास बेसिकली प्रीफिक्स बोलते हैं इनको, डेका, हेक्टो और किलो, इनको कहते हैं प्रीफिक्स, और ये इनके सिंबल है, और ये जो है आपके पास ये इनके मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो फोर्थ आपके पास आता है किलो के बाद दैट इज मेगा, मेगा को कैपिटल M से, दैट इज योर 10⁻6। फिर आपके पास आता है दैट इज गीगा, गीगा को कैपिटल G से 10⁻9। फिर आपके पास 6th नंबर पर आता है टेरा, टेरा को कैपिटल T से 10⁻12। और फिर आपके पास आता है पेटा, दैट इज योर कैपिटल P, 10⁻15। फिर आपके पास आता है एक्सा, ये है E, विच इज 10⁻18। ये हमारे पास है मल्टीपल्स। तो फिर सब मल्टीपल्स आ गए आपके पास। सब मल्टीपल्स में क्या क्या है देखिए, सब मल्टीपल्स में आते हैं आपके पास डेसी, डेसी को D से लिखते हैं, इसका वैल्यू है 10⁻⁻1। दूसरा आता है आपके पास सेंटी, सेंटी के लिए हम C लिखते हैं 10⁻⁻2। तीसरा आता है आपके पास मिली, मिली के लिए हम M लिखते हैं 10⁻⁻3। फोर्थ आपके पास आता है माइक्रो, माइक्रो के लिए म्यू लिखते हैं 10⁻⁻6। फिर आता है नैनो, N लिखते हैं 10⁻⁻9। फिर उसके बाद आता है पिको, पिको के लिए P लिखते हैं 10⁻⁻12। उसके बाद आता है आपके पास फेम्टो, फेम्टो के लिए F लिखते हैं 10⁻⁻15। और फिर हम लिखते हैं ऑटो, उसको लिखते हैं हम A से 10⁻⁻18। तो ये आपके पास सब मल्टीपल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी और यूनिट्स होती हैं जो याद रखनी होती हैं, डिस्टेंसेस हैं या वैल्यूज़ हैं, वो कुछ हैं, मैं आपको लिखा देता हूँ। जैसे आपके पास 1 फर्मी हम बोल देते हैं, 1 फर्मी मीटर बोल देते हैं। तो ये जो फेम्टो मैंने लिखा इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 1 फर्मी मीटर विच इज़ योर 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है जी। तो एक हमारे पास एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर नॉट, इसको हम लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम विच इज़ योर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है जी। और एक आपके पास आता है लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर आपको पता है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। और ये कितना आता है, दैट इज इक्वल्स टू
46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये है आपके पास लाइट ईयर। ठीक है जी। और इसके साथ हमारे पास कुछ डिस्टेंस आते हैं, जैसे लाइट ईयर के अलावा एक आता है पार्सेक। 1 पार्सेक दैट इज 3.26 लाइट ईयर, LY लाइट ईयर, इसको ऐसे भी हम डिफाइन करते हैं। तो 1 पार्सेक को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वी विल डिफाइन द 1 पार्सेक? 1 पार्सेक को आप ऐसा समझिए कि ये आपके पास एक कोई सेंटर पॉइंट है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए लगता है ये डिस्टेंस, और वो कोई बॉडी ऐसे आर्क की फॉर्म में सर्कल में घूम रही है। ये जो आर्क का डिस्टेंस है ये 1 AU है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी आपके पास डिस्टेंस है किसके किसके बीच में? एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ के सेंटर के बीच में, सेंटर ऑफ सन और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच में। तो 1 AU इज इक्वल्स टू, दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इट इज बेसिकली एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर ये आर्क ए पॉइंट से ए डैश पॉइंट तक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुई और यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो ये जो डिस्टेंस होगा आपके पास, जो रेडियस बन रहा है, ये बेसिकली एक आर्क है ए से ए डैश। तो ये जो रेडियस बन रहा है, इस रेडियस को हम 1 पार्सेक कहेंगे, राइट। लेकिन यहाँ से हमें फिर पता चल गया कि वी हैव डिफाइंड दिस थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर की वैल्यू आपके पास L अपॉन थीटा हो जाएगी। L आपके पास दे रखा है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और थीटा आपके पास दे रखा है 1 सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट कर लेना अपने रेडियन में। 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3600 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस के इक्वल होता है। और पाई की वैल्यू आपके पास दैट इज 3.14 होती है। और जब इसकी वैल्यू यहां आप आर में डालेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर आ जाएगी। और इसको लाइट ईयर में अगर आप देखेंगे तो लाइट ईयर में 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। जैसे सपोज करिए दैट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो इस नंबर का जो ऑर्डर है वो क्या है? मतलब हज़ारों में है, लाखों में है, करोड़ों में है, क्या ऑर्डर है इसका, या हंड्रेड्स में है? जैसे मैंने 400 लिख दिया तो इसको लिख सकते हो आप 4 इंटू 10⁻²। 500 लिख दिया तब भी ये हंड्रेड्स में ही रहा, 5 इंटू 10⁻²। तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका 100 वाला, मतलब ये डिजिट 100 वाली है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर क्या है इसका? 2। जो पावर है उसको कहेंगे हम ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड। तो व्हेन वी राइट एनी क्वांटिटी लाइक दिस, हेयर a इज द नंबर बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के बीच का नंबर है। b को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ये ऑर्डर कहेंगे आप तो ये पूरा ही आएगा 10⁻b, ये पूरा ऑर्डर है। लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिर्फ जो पावर है उसी को हम कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही कुछ ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स जो आप बहुत कम यूज़ करेंगे बट काम की चीज़ें हैं वो भी, जस्ट लाइक मैं आपको फिजिक्स में यूज़ होने वाली यूनिट्स हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ, लाइक 1 बार्न, BARN, ये बेसिकली
एरिया की यूनिट है, लेकिन स्मॉल एरिया के लिए लगती है। दैट इज 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एरिया। बट स्मॉल एरिया मेजर करना हो तो बार भी हम लिखते हैं। फिर थोड़ा बड़ा चले जाएंगे तो ये आपको पता ही है, एकड़, ACRE, एकड़। एकड़ कितना होता है? 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर दैट इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये होता है। और उसी तरह से कुछ मास से रिलेटेड भी यूनिट्स हैं आपके पास, मास से। अच्छा, इसमें और भी आती है लेंथ में, ये तो एरिया में लिख दिया हमने, लेंथ में भी कुछ यूनिट्स हैं, जस्ट लाइक 1 इंच, ये आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं। इंच इज इक्वल्स टू 0.0254 मीटर के बराबर होता है। वैसे ही 1 फुट इज इक्वल्स टू 0.3048 मीटर के बराबर होता है। 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 1 यार्ड इज योर बेसिकली 0.9144 मीटर के इक्वल होता है अप्रॉक्स, राइट। तो उसी तरह से अगर 1 माइल कहें, 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है, ठीक है जी। और ये बन गई कुछ लेंथ की यूनिट। वैसे ही कुछ मास की भी यूनिट्स हैं आपके पास, ये एरिया की यूनिट्स थी, ये हमारे पास लेंथ की यूनिट्स थी। दिस इज ऑफ लेंथ। उसी तरह से मास में है, जैसे 1 क्विंटल, वो आपको पता ही है, 1 QUINTAL क्विंटल, 100 kg को हम कहते हैं, राइट। वैसे ही 1 स्लग इज 14.57 kg, इसको हम कहते हैं 1 टन आपके पास किसके इक्वल है? दैट इज 1000 kg के इक्वल, 1000 kg के इक्वल, ठीक है जी। और बड़े ऑब्जेक्ट के लिए एक और है हमारे पास, जो इंडियन साइंटिस्ट है उनके नाम पर, दैट इज CSL, चंद्रशेखर लिमिट। ये बेसिकली बड़े ऑब्जेक्ट्स को मेजर करता है। तो ये होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। मास ऑफ सन, सन के मास का 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, तो उसको चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं हम। बाकी कुछ चीज़ें और हैं बेटा, जैसे आपके पास टाइम की यूनिट्स आती हैं, ये तो मास की हमने लिख दी, कुछ टाइम की भी हैं, ये सब मास की यूनिट्स थी। वैसे ही टाइम की हैं कुछ छोटी यूनिट्स, जैसे 1 शेक, SHAKE शेक, दैट इज 10⁻⁻8 सेकेंड के इक्वल, इसको हम 1 शेक कहते हैं। और इसके अलावा ल्यूनर मंथ, you know it, that is 273.3 days, इसको हम ल्यूनर मंथ कहते हैं। कुछ प्रेशर की भी यूनिट्स हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, जैसे 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। एक और है हमारे पास 1 टॉर, दैट इज योर 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 1 मर्करी कॉलम का मतलब क्या है। मतलब मर्करी जो है वो किसी कॉलम में राइज करता है, तो 1 मिलीमीटर अगर राइज करे तो ये क्या है, 1 टॉर कहा जाएगा। इनके आपस में रिलेशन 1 बार इज इक्वल्स टू 760 टॉर, ये इनका रिलेशन है, TORR है ना।
तो ये इनका रिलेशन है आपके पास। और इसके अलावा कुछ और भी यूनिट्स हैं, बट इतनी फ़िलहाल आप याद रखें, फिर अकॉर्डिंग टू सिस्टम आती चलेंगी, उन पर भी बात करेंगे।